एक बहुत बड़े संयुक्त परिवार का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए उसमें किसी नए सदस्य को शामिल करना है। हाँ, और उस नए सदस्य की ना अपनी एक बिल्कुल अलग और अनूठी पहचान है। बिल्कुल। तो उसे परिवार का हिस्सा बनाने के लिए ना एक खास समझौता किया जाता है ताकि उसकी परंपराओं को कोई ठेस ना पहुंचे। सही कहा। और आज के इस डीप डाइव में हम ठीक ऐसी ही एक कहानी समझने वाले हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के 13वें संशोधन और नागालैंड राज्य के जन्म की। इसका सफर ना 1960 में शुरू हुआ था। जब भारत सरकार और नागा पीपल्स कन्वेंशन के बीच वो ऐतिहासिक 16 सूत्रीय समझौता हुआ था, जिसे 16 पॉइंट अग्रीमेंट भी कहते हैं। पर इस समझौते की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब उस समय हालात क्या थे? देखो, इस गहराई को समझने के लिए हमें आज़ादी के बाद के वर्षों को देखना होगा। नागा हिल्स में उस वक्त काफी उथल-पुथल थी। सशस्त्र विद्रोह चल रहा था। क्योंकि नागा समुदाय अपनी स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी को लेकर बहुत मुखर था, है ना? बिल्कुल। तो इसी स्थिति को शांत करने के लिए और उनके अधिकारों को मान्यता देने के लिए असम के नागा हिल्स ट्वेनसांग क्षेत्र को एक अलग राज्य बनाने का फैसला लिया गया। लेकिन चुनौती सिर्फ राज्य बनाने की तो नहीं थी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली चुनौती थी उनकी संस्कृति को एक संवैधानिक सुरक्षा चक्र देने की। और उसी सुरक्षा चक्र को हम आज अनुच्छेद 371 ए के रूप में जानते हैं। पर इस प्रावधान को पढ़ते हुए मुझे एक बात बहुत हैरान करती है। वो क्या? मतलब क्या एक राज्य की विधानसभा वाकई में संसद के केंद्रीय कानूनों के आगे एक फायरवॉल या अभेद्य ढाल की तरह काम कर सकती है? हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, पर ये सच है। क्योंकि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार भी वहां बिना राज्य की सहमति के कानून लागू नहीं कर सकती है। क्या कोई स्टेट सच में पार्लियामेंट को वीटो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ये एक बहुत ही असाधारण संवैधानिक सुरक्षा है। अनुच्छेद 371 ए के तहत ना संसद का कोई भी कानून 4 विशिष्ट मामलों में लागू नहीं होता। जब तक कि वहां की विधानसभा खुद प्रस्ताव पास ना करे। राइट? सही कहा। और वो 4 मामले हैं। पहला, नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं। दूसरा है उनका प्रथागत कानून यानी कस्टमरी लॉ। तो इसका मतलब है कि जैसे विवाह, तलाक या संपत्ति के बंटवारे जैसे जो सामाजिक मामले हैं, वो सीधे तौर पर दिल्ली के कानूनों से प्रभावित नहीं होंगे। एकदम सही, क्योंकि उनका समाज सदियों पुराने कबीलाई नियमों से चलता है। आप अचानक किसी नए केंद्रीय कानून से उसे बदल नहीं सकते। समझ गया। और बाकी दो मामले कौन से हैं? तीसरा है प्रथागत कानून के अनुसार दीवानी और आपराधिक न्याय, यानी छोटे-मोटे अपराधों का फैसला उनके पारंपरिक तरीके से होगा। और चौथा, जो सबसे अहम है, भूमि और उसके संसाधनों का स्वामित्व। मतलब जमीन का मालिकाना हक, क्योंकि नागा समुदाय में जमीन सिर्फ एक संपत्ति नहीं है, वो उनकी पहचान से जुड़ी है। बिल्कुल। बाहरी लोगों के दखल को रोकने के लिए ही विधानसभा को ये विशेष शक्ति दी गई थी। ये तो समझ आता है कि परंपराओं को बचाने के लिए ये ढाल जरूरी थी। लेकिन सिस्टम में संतुलन कैसे बनता है? आपका मतलब है कि इतनी ज्यादा ताकत होने पर सिस्टम बेकाबू ना हो जाए? हाँ, वही। अगर कोई गंभीर संकट आ जाए, तो संविधान ने किसी के पास कोई मास्टर की छोड़ी है क्या? यहीं पर राज्यपाल की भूमिका आती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए राज्य के राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। अच्छा, जैसे कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, क्योंकि उस समय तो वहाँ अशांति थी। सही पकड़ा आपने। जब तक आंतरिक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, राज्यपाल अपने विवेक से फैसले ले सकते हैं। और जो केंद्र से विशेष फंड आते हैं, उनका सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। मतलब राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच एक पुल का काम करते हैं। उम्म, मैंने ये भी पढ़ा कि त्वेनसांग जिले के लिए कुछ अलग नियम थे। पूरे राज्य में एक ही नियम क्यों नहीं था? क्या उपाय निकाला गया? यही कि शुरुआत के 10 वर्षों तक ट्वेनसांग का प्रशासन एक अलग क्षेत्रीय परिषद के जरिए चलाया जाएगा, ताकि उनके विकास को सही गति मिल सके। ये तो वाकई एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। और इन्हीं सब विशेष प्रावधानों के साथ 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड आधिकारिक तौर पर भारत का 16वां राज्य बन गया। हाँ, और इससे ठीक पहले 15वां राज्य गुजरात बना था। भारत के संघीय ढांचे में नागालैंड का ये एकीकरण बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जो हमारी विविधता का सम्मान करती है। लेकिन ये पूरी चर्चा हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल भी छोड़ जाती है। कैसा सवाल? देखो, अनुच्छेद 371 ए परंपराओं को तो बचाता है, लेकिन जब किसी समाज के सदियों पुराने प्रथागत कानून और आज के आधुनिक व्यक्तिगत अधिकारों के बीच टकराव होता है, तब क्या होता है?
जैसे कि स्थानीय निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मुद्दा, जिस पर वहाँ अक्सर लंबी बहस होती है। बिल्कुल भाई, क्या परंपराओं को हमेशा आधुनिक बदलावों और समान अधिकारों से ऊपर रखा जा सकता है? ये एक ऐसी जटिल पहेली है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।